काम में आती है संसाधन कहलाती है। यानी कि जो पदार्थ को पढ़ते हैं विज्ञान में, हमारे चारों ओर फैली हुई वस्तुएं जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। उसी प्रकार संसाधन, वहां प्रत्येक वस्तु जो मनुष्य के किसी न किसी काम में आती है संसाधन कहलाता है। ठीक है, संसाधन को अगर हम देखें तो इसको दो रूप में बांट सकते हैं। एक तो होते हैं प्राकृतिक संसाधन और एक होते हैं मानवीय, है ना। प्राकृतिक संसाधन वे जो प्रकृति ने बनाए और मानवीय संसाधन वे होते हैं जो मनुष्यों ने बनाए। प्राकृतिक संसाधन को आप बात करें जैसे पहाड़, पर्वत, नदियां, हवाएं, आंधी, तूफान, बरसात, ये सब प्राकृतिक चीजें हैं जो प्रकृति द्वारा गठित होती है, जिसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं है। ठीक है, और मानवीकृत संसाधन वे होते हैं जिसको मनुष्यों ने बनाया, जैसे ये भवन है, पंखे है, टेबल है, कुर्सी है, बसें है, गाड़ियां हैं, जिसको मनुष्यों ने बनाया। कुल मिला के वो संसाधन कैसे हो गए? मानवीयकृत या मानवीय संसाधन। समझ में आ गई? और प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति ने बनाए, जिसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं है, वो सारे संसाधन हो गए प्राकृतिक। संसाधन का सीधा अर्थ क्या होता है? वहां प्रत्येक वस्तु जो मनुष्य के किसी न किसी काम में आती है संसाधन कहलाती है। संसाधन की परिभाषा याद रखें। अगर हम संसाधन की बात करें कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, या संसाधन के प्रकार की हम बात करते हैं, भेद या प्रकार की बात कर लेते हैं, तो इसके अलग अलग रूप हैं। संसाधन को अलग अलग वर्गों में बांट कर रखा गया। जैसे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो फिर इस पे भी बात करने वाले हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन। जैव संसाधन और अजैव संसाधन, ये है आपका उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, इस पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, बहुत सारी चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है आपका समाप्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर लिखो क्या है। दूसरा है समाप्यता के आधार पर। अब समाप्यता के आधार पर क्या होता है? इसमें भी दो प्रकार के हो जाएंगे, नवीनीकरण और अनवीनीकरण। समाप्यता दो प्रकार के, नवीनीकरण संसाधन और दूसरा आएगा अनवीनीकरण संसाधन। नवीनीकरण और अनवीनीकरण, ये समाप्यता के आधार पर। अगर हम स्वामित्व के आधार पर बात करते हैं, स्वामित्व के आधार पर, तो स्वामित्व के आधार पर आएगा निजी संसाधन और सार्वजनिक संसाधन। निजी संसाधन नंबर 1, नंबर 2 हो गया सार्वजनिक संसाधन। नंबर इसमें ये भी आएगा एक व्यक्तिगत संसाधन और राष्ट्रीय संसाधन। यानी कि स्वामित्व के आधार पर निजी और सार्वजनिक, व्यक्तिगत या सामूहिक भी कह सकते हैं इसको। इसका जो तीसरा है, इसमें आ जाएगा एक राष्ट्रीय संसाधन और दूसरा आएगा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अब इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक और होता है विकास के आधार पर, उसको हम देखेंगे, पहले इनको भी समझा देते हैं। यानी कि संसाधनों का हमें वर्गीकरण करना है। संसाधन होते क्या है? वो प्रत्येक वस्तु जो मनुष्य के किसी न किसी काम में आती है, ये तो बस समझ में आ गया। अब वो कुछ भी हो सकती है, मिट्टी, पेड़ पौधे, कोई खिलौने, कुछ भी चीज जो मनुष्य के काम में आ रही है संसाधन कहलाती है। ठीक है, अब संसाधन की हम बात करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार को हमने अलग अलग इसका वर्गीकरण किया है, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव संसाधन वे होते हैं जिसमें
जीव पाया जाता है, ठीक है। और अजैव संसाधन में होते हैं जिसमें जीव नहीं पाया जाता है। समझ में आ गई? तो जीव के अंदर सारे जीव आ गए, मनुष्य भी आ गए, पशु पक्षी भी आ गए, और तमाम कीट वगैरह जिसके अंदर जीव हैं वो सब इसमें आ गए, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि जैव संसाधन में जिसमें जीव पाया जाता है और तुम्हारा दिमाग में केवल मनुष्य दिखे, ऐसा नहीं। जिसके अंदर जीव होता है, चाहे वो सूक्ष्मतम कीट या फिर कोई जानवर हो सकता है, या फिर बड़े से बड़ा जानवर या जीव हो सकता है। सबसे बड़ा जीव कौन सा होता है ना? सबसे बड़ा जीव कौन सा है? जानवर? हाथी? हाथी है? पक्का? नहीं, व्हेल मछली है। सबसे बड़ा जो जीव होता है ना पानी में, व्हेल मछली होती है, समुद्र में होती है और बहुत बड़ी होती है। कम से कम एक मछली 30 हाथी के बराबर होती है, बहुत बड़ी मानी जाती है। तो सबसे बड़ा जीव वो होता है ना हाथी। तुम्हारे दिमाग में हाथी देखो, हाथी 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 नहीं है, हाथी से बड़ी मछली होती है व्हेल मछली। तो मैंने कहा बड़ा सा बड़ा जीव और छोटा सा छोटा, ठीक है। तो यहाँ पर वे संसाधन जिनमें जीव पाया जाता है जैव संसाधन कहलाता है। वे संसाधन जिसमें जीव नहीं पाया जाता है वो तमाम अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो बता ऋषभ, अजैव संसाधन का उदाहरण बता। हाँ, उदाहरण के लिए क्या? उदाहरण के लिए मतलब क्या बता रहा? उदाहरण जिसके अंदर जीव नहीं पाया जाता वो अजैव संसाधन है ना। उदाहरण बता ना। मोटरसाइकिल, गाड़ियां वगैरह वगैरह, ठीक है ठीक है। प्रत्येक चीज है ना, कंकड़ पत्थर भी हो सकता है, पहाड़ भी हो सकता है। जो चीज जिसके अंदर जीव नहीं है वो तमाम चीज क्या हो गई? अब ये जैसे पेन है, ये क्या है? अजैव संसाधन, ठीक है। संसाधन तो काम आ रहा, तो ये हो गया। समाप्तिता के आधार पर, शब्द से ही पता चल रहा समाप्ति की बात हो रही है। समाप्ति के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक नवीनीकरण, दूसरा अनवीनीकरण। नवीनीकरण क्या होता है? वे संसाधन जिसका हम एक बार उपयोग करके रूप में बदल कर या रूप में परिवर्तन करके दोबारा फिर से उपयोग कर ले, वो होता है नवीनीकरण संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका हम एक बार उपयोग करने के बाद रूप बदलकर वापस फिर उपयोग कर ले, वो होता है नवीनीकरण संसाधन। समझ में कुछ आई बात? जैसे हमने क्या करा, एक लकड़ी की बड़ी सी बेंच बनाई थी और उस बेंच को यूज करा काफी दिन तक, 2-3 साल तक, लेकिन फिर वो टूट गई बीच में से। तो उस टूटी हुई बेंच की लकड़ी को काम में लेकर छोटा स्टूल बना लिया, फिर काम आ रहा है ना। मतलब हमने एक बार उसको यूज करने के बाद फेंका नहीं, फिर हमने उसको डबल से फिर यूज करा। जैसे एक बार हमने पानी को कहीं यूज कर लिया, जैसे पानी से हमने कपड़े धो लिए, उस पानी को फिल्टर करके फिर यूज करना, या फिर उस पानी से जो कपड़े धोए उस पानी से कहीं वाहनों को मिला दिया, उसके बाद उसको पेड़ पौधों में डाल दिया। समझ आ रही? तो एक बार उपयोग करने के बाद फेंकना नहीं, रूप बदलकर वापस उसको काम में लेना क्या होता है? नवीनीकरण संसाधन। एक बार सौर ऊर्जा भी से है ना? हाँ, सौर ऊर्जा भी है। तो नवीनीकरण संसाधन वे संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद हम दोबारा फिर से उपयोग करते हैं, नवीनीकरण संसाधन। अब आते हैं हम अनवीनीकरण संसाधन। अनवीनीकरण संसाधन वे संसाधन जिनका हम एक बार उपयोग करने के बाद वे हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, उसे हम अनवीनीकरण कहते हैं। मतलब वो खत्म हो ही जाते, फिर डबल चांस ही नहीं मिलता उसका उपयोग करने का। तो क्या नवीनीकरण? जैसे आपने एक बार पेट्रोल बाइक में डाला, बाइक चला ली, अब उसी पेट्रोल को वापस लाना इम्पॉसिबल है ना, खत्म हो गया वो। तो जो चीज खत्म हो गई, जिसको वापस नहीं ला सकते, वो अनवीनीकरण। एलपीजी गैस आपने जला दिया, खाना बना लिया, टंकी खत्म, फिर उसी टंकी को उसी गैस से भरना वापस, जो खत्म हो गई, जल गई,
नहीं भर सकते, नहीं भरने की बात नहीं होगी। उसी गैस को मतलब एक बार जला दी हमने, वो गैस वापस आ सकती नहीं आ सकती ना। जैसे बोलते ना आदमी मर गया वापस जिंदा हो रहा क्या? अरे कोई को हो जाते हो जाते भरोसा नहीं। मर गया कहीं, ऐसे तो हुआ है कई बार। एक का डोगरा मर गया, उसको सब इकट्ठा कर लिया, लकड़ियां सब इकट्ठी कर ली, रोने वाले भी आगे, ले जाने वाले भी आगे, उसको अर्थी पर बिठा भी लिया, लेके चलने भी और पता चला खड़ा हो गया। फिल्मों में देखा था। फिल्मों में नहीं, रियल में हुआ था ऐसा। तो ये क्या मैं तो बता रहा, ये नवीनीकरण नहीं। ऐसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद वे हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, अनवीनीकरण। जैसे हमने कोयला यूज करा, जला लिया, फिर उस कोयले को हम वापस राख बन जाएगा, उस राख को हम जला नहीं सकते वापस। ठीक है, ऐसे संसाधन जिनका हम एक बार उपयोग करके रूप में परिवर्तन करके फिर से उपयोग कर सकते हैं, नवीनीकरण संसाधन। बहुत बार बोर्ड में प्रश्न आया है यही वाला, दोनों प्रश्न यह था, नवीनीकरण संसाधन और अनवीनीकरण संसाधन में अंतर लिखो। या फिर आता है नवीनीकरण संसाधन को उदाहरण सहित समझाओ, या फिर अनवीनीकरण संसाधन को उदाहरण सहित समझाओ। ठीक है, इस पर बहुत ज्यादा बार ये पूछा गया है, तो समझ में आया होगा कि ऐसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग करके रूप में परिवर्तन करके फिर से उपयोग कर सकते हैं, नवीनीकरण संसाधन। जैसे लकड़ी, पानी, प्लास्टिक की बहुत सारी चीजें, प्लास्टिक की चीजें हमने यूज करी, उसी प्लास्टिक को गला के फिर नई चीज बन सकती है ना। बस ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम रूप परिवर्तन करके फिर से यूज कर सकते हैं। अनवीनीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसका हम एक बार उपयोग करने के बाद वे हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं, जैसे पेट्रोल, गैसें, कोयला आदि। समझ में आ गए? डीजल, पेट्रोल, ये चीजें इसमें आई, जो एक बार यूज कर ली खत्म। स्वामित्व के आधार पर, स्वामी जानते हो? स्वामी जानते हो? ये प्राण, ये स्वामी नहीं जानते हो? पति, मालिक किसी चीज पर, जैसे ये पेन है, मैं इसका स्वामी, ये मेरा पेन, मेरी पत्नी नहीं है। तो स्वामी का मतलब पति पत्नी नहीं होता, स्वामी का मतलब होता है मालिक। जब किसी वस्तु पर किसी दूसरी का अधिकार होता है, जिसका भी, वो उसका मालिक हुआ। जैसे हम सबका मालिक है ना भगवान, बोलते ना हमारा सबका मालिक है, तो उसी प्रकार तो मालिक शब्द का मतलब ये नहीं होता है पति पत्नी की बात अलग है। स्वामी का मतलब होता है जब किसी वस्तु पर किसी का अधिकार होता है, जैसे अपना घर, अपन उसके मालिक हुए, अपनी जमीन, अपनी चीजें निजी, तो अपन उसके क्या हो गए? स्वामी, है ना। तो स्वामी शब्द का मतलब मालिक होता है, न कि पति भी कह सकते हो। तो कहने का अर्थ यह है कि स्वामित्व के आधार पर, यानी मालिकाना आधार पर, हक के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के, विशेष 2 होते हैं, लेकिन इसको 4 की श्रेणी में रखा है। 4 क्यों पढ़ेंगे? सबसे पहले निजी संसाधन, वे संसाधन जिस पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, एक व्यक्ति का अधिकार होता है, निजी संसाधन। और सार्वजनिक नाम से चल रहा है ना, नाम से चल रहा है सार्वजनिक है। ऐसे संसाधन जिस पर सभी लोगों का अधिकार होता है, सार्वजनिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे सार्वजनिक चीजें, आप किसी प्रतीक्षालय में गए और प्रतीक्षालय में आप बैठे हैं, आपको कोई वहां से उठा नहीं सकता क्योंकि वो सार्वजनिक है। आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में गए क्योंकि वो सार्वजनिक है। आप ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता क्योंकि ट्रेन से मत जा, ट्रेन तो मेरे कोर्जी ने बनाई थी। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं रोक सकता ना। आप सरकारी स्कूल में पढ़ने गए, आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता कि भाई स्कूल में तू क्यों आया था, तेरा रंग अच्छा नहीं है, तेरी हाइट अच्छी नहीं है, तेरी जात अच्छी नहीं है, तेरा धर्म अच्छा नहीं, ऐसा कभी हुआ? नहीं होता ना। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे संसाधन जिस पर सभी लोगों का अधिकार होता है, वो सार्वजनिक।
कोई पार्क हुआ, कोई सड़क हुई, जैसे भी सड़क सार्वजनिक है, कोई भी निकलो, कोई यहाँ पर रोक आपको निकलने से रोक सकता। लेकिन किसी का खेत है और उसके बीच खेत में तुम जा रहे हो तो आगे तोड़ देगा तुम्हारी, है ना, क्योंकि वो नहीं चाहिए, वो रोक सकता है। और जो सार्वजनिक है वहां वो उसकी तोड़ते हैं। भाई किसी निजी खेत में जाओगे तो वो आपकी टांगे तोड़ेगा, और अगर उस रोड पे वो अपन को रोकेगा तो अपन उसकी तोड़ेंगे। बात एक ही है। तो कहने का मतलब ये है कि निजी संसाधन वे होते हैं जिस पर किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है। निजी संसाधन जैसे अपने खुद का मकान, खुद की घर गाड़ी, खुद की जो चीजें होती है ना स्वयं की, वो निजी। समझ में आ गए। एक होता है सार्वजनिक, ऐसी संपत्ति, ऐसी वस्तुएं जिस पर सभी का अधिकार होता है, जैसे सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, रोड हुआ, प्रतीक्षालय हुआ, नदियां हुई, गांव का कोई सरकारी नल हुआ। समझ में आ गई बातें। तो ये हुआ सार्वजनिक संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? ऐसे संसाधन जो अपने राष्ट्र के अंदर पाए जाते हैं, अपनी राष्ट्र की सीमा के अंदर होते हैं, उन्हें हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। समझना। अंतरराष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन जो दो या दो से अधिक देशों के जिस पर अधिकार होता है, उसे हम अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। जैसे हम बात करते हैं अपने भारत की। अब भारत के अंदर जो भी भाग हैं वो सब भारत के हैं। समझ में आया। अब जैसे मान लो गंगा नदी यहाँ से बह रही है और बाहरी भारत में बह रही है और इधर जाके ये इधर बंगाल की खाड़ी में। अब यहाँ पर अगर कोई दूसरा देश वाला, पाकिस्तान वाला आए और यहाँ बांध बनाए, क्या हुआ उसका? बताइए क्या उसका? बना सकता हो? नहीं बना सकता, क्योंकि अपना संसाधन है, राष्ट्रीय संसाधन। वे संसाधन जो राष्ट्र की सीमा के अंदर पाए जाते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है। उसके बाद राष्ट्र की सीमा के बाहर जो संसाधन है वो अंतरराष्ट्रीय। जैसे पूरा इधर महासागर आ गया, ठीक है। अब ये महासागर है, इस महासागर में अगर कोई नाव लेकर जाता है, अपन उसको रोक सकते? कोई नहीं रोक सकता। समुद्र है भाई, घूम, कोई टेंशन। और कोई, मैंने अभी कहा कि अपने यहाँ नदी है और यहाँ पर कोई दूसरे देश का नाव लेकर आता है, तो हम रोक सकते हैं भाई, तू कहां से आया, कहां से आए हो, कहां जाओगे, खबर करो अपने से, है कि नहीं? तो ऐसा मतलब अपने देश के अंदर है तो अपन उनको रोक सकते हैं। तो वे संसाधन जो राष्ट्र की सीमा के अंदर होते हैं उन्हें हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और ऐसे संसाधन जो राष्ट्र की सीमा के बाहर होते हैं, जिस पर सभी देशों का अधिकार होता है, उसे हम अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। ठीक है। जैसे हमारा अंतरिक्ष, आकाश, ये किसे अपना है क्या? सभी देश का। अब सभी देश का है तो उसमें सारे देश वाले प्लेन उड़ाओ, हम रोक तो नहीं सकते। अब ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका वाले को इधर से प्लेन मत निकालो, ऊपर से पता नहीं पीला पीला कुछ हमारे ऊपर गिरता है, मना थोड़ी ना कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो सबका है। अरे मतलब कह रहा हूं तो वो सबका है, और सबका है तो मतलब हम रोक नहीं सकते। रोक सकते क्या? ऐसे संसाधन जिस पर सभी देशों का अधिकार होता है तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन। और ऐसे संसाधन जिस पर किसी एक देश विशेष का अधिकार होता है, राष्ट्रीय संसाधन। समझ में आ गई? तो यहाँ पर हमने उत्पत्ति के आधार पर देखा। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव संसाधन वे होते हैं जिसमें जीव पाया जाता है, और जैव संसाधन वे होते हैं जिसमें जीव नहीं पाया जाता है। दूसरा है समाप्तता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीनीकरण संसाधन और अनवीनीकरण। नवीनीकरण संसाधन वे होते हैं जिसका एक बार उपयोग करने के बाद उसके रूप में परिवर्तन करके फिर से उपयोग में ले सकते हैं, जैसे लकड़ी, पानी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। अनवीनीकरण संसाधन, अनवीनीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसके रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अन्यथा ये जो संसाधन है एक बार उपयोग करने के बाद हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, गैसें आदि।
ये अनवीनीकरण। स्वामित्व के आधार पर संसाधन की बात करें तो निजी संसाधन वे संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है निजी संसाधन कहलाता है। सार्वजनिक संसाधन वे संसाधन जिस पर सभी लोगों का अधिकार होता है सार्वजनिक संसाधन कहलाता है। अगला है राष्ट्रीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिस पर पूरे राष्ट्र विशेष का अधिकार होता है राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। और आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जिस पर सभी देशों का अधिकार होता है। दो या दो से अधिक देशों के जो संसाधन होते हैं उन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे अंतरिक्ष हुआ, समुद्र हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बड़ी बड़ी नदियां हुई, उन पर सभी देशों का अधिकार है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। ठीक है, एक और आता है विकास के स्तर पर संसाधन। विकास के स्तर पर आता है तो संभावी संसाधन। देखो संभावी क्या होता है? संभावी संसाधन का मतलब होता है ऐसे संसाधन जिसका भविष्य में और उपयोग की संभावना है, उसको संभावी संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधन जिनका उपयोग अभी हो रहा है लेकिन भविष्य में और ज्यादा उपयोग होने की संभावना है, उनको हम संभावी संसाधन कह सकते हैं।